हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। तो RIMC का आपको पता है एग्ज़ाम है जून 3 जून को फॉर्म निकले हुए हैं और उसमें एक सेक्शन है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का सेक्शन मैं आपको बता दूं कितने नंबर का आता है। करंट अफेयर आ जाते हैं कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 75। तो टोटल 75 क्वेश्चन जनरल नॉलेज में आते हैं। 75 क्वेश्चन जनरल नॉलेज में आते हैं और उसमें से 25 क्वेश्चन आपका किसका वेटेज है, वो है आपका जन करंट अफेयर्स का, तो 33%। और आपको ये भी पता होना चाहिए 38 नंबर 38 मार्क्स मिनिमम नीड्स टू बी क्वालिफाई। तो अगर आपको क्वालिफाई करना है इस एग्जाम में तो 38 मार्क्स कम से कम चाहिए। तो बिना करंट अफेयर्स के बच्चों आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओ, नॉट पॉसिबल। और अगर क्वालिफाई कर भी गए तो लेकिन कंपटीशन अच्छा खासा है, हर स्टेट से 1 या 2 बच्चा लिया जाता है। तो ऐसे में आपको रैंक भी लेके आनी होती है, तो 38 से काम चलेगा भी नहीं। तो जी के में मान के चलिए आप 50+ का टारगेट अगर आप लेके चलेंगे तब आपका सिलेक्शन होगा, तब आप एग्ज़ाम में परफॉर्म अच्छे से कर पाएंगे, आपकी रैंक बन जाएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है भाई, हमारी ये वीकली करंट अफेयर्स होती है विद मैं इनको स्टैटिक जीके से भी रिलेट करके चलता हूँ और ये वीकली बेसिस पे होती है। तो आपको इनको कंसिस्टेंसी के साथ देखना है। RMS सैनिक स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल में भी करंट अफेयर का वेटेज होता है, सबसे ज़्यादा होता है यूपी सैनिक स्कूल में, RMS में, फिर इसके बाद सैनिक स्कूल में। इनमें भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आते हैं, कंपेरेटिवली कम आते हैं बट आते जरूर हैं। तो इनमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, इसलिए आपको क्या करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन पे क्लिक करके रखो। जैसे ही ये वीडियो आती है तो अब आपको उसी दिन इसको देख लेना है, आराम से तसल्ली से एक आध जगह में बैठ के देखना है। अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छे से याद करना है, लाइक करना, शेयर करना। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, इन पे आप कॉल कर लीजिए। ये हमारा रैंकर बैच है, लाइव बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 3 जून तक सिलेबस आपको पूरा होगा इस रैंकर बैच में, क्लियर। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारे हॉस्टल बैचेज है, ये हॉस्टल बैचेज ये क्लासेस चली हुई है, तो आप एक्सटेंडेड वे में ज्वाइन कर लीजिए इनमें। सफलता बैच आपका RMS, कर्तव्य बैच सैनिक स्कूल और RIMC के लिए टारगेट बैच है। ये अचीवर बैच हमारा लाइव बैच है, इसके लिए आपका RMS CET नेक्स्ट ईयर के लिए जो RMS आ रहा है। निश्चय बैच यूपी सैनिक स्कूल के लिए हॉस्टल बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जनवरी मंथ की 23 का पार्ट 1। और आपको पता है एक पार्ट में मैं कितने क्वेश्चन लेता हूँ, 25 क्वेश्चन। आई प्रोवाइड ओनली 25 क्वेश्चन, ध्यान से सुन लो। 25 क्वेश्चन मैं कराता हूँ। और अगर मैं बात करूँ मंथ के, तो मेरे मंथ के रहते हैं मात्र 100 क्वेश्चन। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो आप पाओगे कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि 95% क्वेश्चन हमारी इन्हीं वीडियो से आते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, जैसे 3 जून का आपका एग्जाम है, तो आपको लास्ट 8 to 10 मंथ की करंट अफेयर करनी है। तो 8 to 10 मंथ को मैं अगर कहूँ तो 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। एक साथ नहीं याद करने, ऐसे ही याद करते जाने हैं, वीडियो देखते जाने हैं। एक शेड्यूल बना लीजिए, अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि मैं पर डे एक वीडियो देखूंगी, तब भी आपके पर डे के हिसाब से सारे कवर हो जाएंगे। क्योंकि महीने में 4 है और इंटू 8 महीने, तो 32 वीडियो मात्र आपको देखनी है। तो 32 वीडियो का मतलब होगा कि अगर आप पर डे भी एक देखेंगे तो लगभग एक महीने में आपके सारी करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगी। इतना आसान है, बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। लास्ट टाइम मैंने एक बर्निंग क्वेश्चन दिया था, क्या था बर्निंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देता हूँ। आर्टिकल 370 जो अब अबोलिश हो चुका है, तो वो किस स्टेट से रिलेटेड था, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। और अभी भारत में कितने राज्य हैं ये भी आपको ध्यान रखना, 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज है। 28 राज्य है, 8 यूनियन टेरिटरी है, ये भी आपको याद रखना है, क्लियर। चले आज का क्वेश्चन नंबर 1, वाज द चीफ गेस्ट ऑन 74th रिपब्लिक डे। तो जो 26 जनवरी 2023 का रिपब्लिक डे हुआ, उसमें चीफ गेस्ट कौन थे, तो कौन थे, ये थे आपके सीसी अब्दुल फतेह अल सीसी, इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी, ये थे चीफ गेस्ट। साथ में आपको क्या याद रखना है, तो रखना भाई इजिप्ट की क्या है, इजिप्ट की आपको याद रखनी है क्या, इजिप्ट की आपकी करेंसी क्या है, तो इजिप्टियन पौंड। इजिप्ट की कैपिटल क्या है, कैरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, कैरो। और इजिप्ट से ही होके कौन सी नहर गुजरती है, सुएज कैनल। सुएज कैनल कहाँ पे है, वो इजिप्ट में ही है। और जो ये बच्चों, जो ये चीफ गेस्ट की जो 26 जनवरी की परेड स्टार्ट हुई थी, ये 23 जनवरी से
30 जनवरी तक चली। और 23 जनवरी को किसका बर्थडे है? सुभाष चंद्र बोस का। पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे। और 30 जनवरी को महात्मा गांधी का निधन हुआ था, मार्टियर्स डे के रूप में मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में। तो ये भी ध्यान रखना। साथ में जो ये परेड थी ये किस पे चलती है? 26 जनवरी जो परेड है रिपब्लिक डे की, वो किस पे चलती है? वो राजपथ पे था, लेकिन अब उसका नाम हो गया कर्तव्य पथ। ये भी ध्यान रखना, कर्तव्य पथ। क्वेश्चन बन जाएगा कि राजपथ का नाम क्या हो गया है? अब हो गया कर्तव्य पथ। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि नया है ये सारी चीज़ें। साथ में जो थीम था इस बार, वो था, इस परेड का थीम था जन भागीदारी। जन भागीदारी को अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। क्या हो जाएगा? पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। ये हो जाएगा आपका जन भागीदारी। और इस बार इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं इनको बुलाया गया, अब्दुल फतेह अल सीसी। और क्योंकि इजिप्ट के साथ भारत के 4000 साल से भी ज़्यादा पुराने रिश्ते हैं। जो भारत में गुजरात है, गुजरात में एक पोर्ट है लोथल पोर्ट, उसी के थ्रू जो लोथल बंदरगाह है, उसी के थ्रू जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स भी है, लोथल डॉकयार्ड, तो उसी के थ्रू यहाँ पे ट्रेड होता था इजिप्ट से। क्लियर? अलग 4000 साल पहले लगभग। तो इसीलिए इजिप्ट की इम्पोर्टेंस हिस्टोरिकल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन 23 जनवरी, और 23 जनवरी जैसे ही मैं लिखता हूँ तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, किसका बर्थडे है? सुभाष चंद्र बोस। और क्या किस लिए बनाते हैं हम? पराक्रम दिवस। ये जरूर आपको याद आना चाहिए। क्लियर? बहुत सारे नारे दिए सुभाष चंद्र बोस ने। यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये भी था एक। चलो दिल्ली, कौन सा दिया? चलो दिल्ली चलो या चलो दिल्ली, ये भी इन्होंने दिया। ऑन 23 जनवरी INS वागिर वाज कमीशन इन इंडियन नेवी। इट इज तो INS इंडियन नेवल, INS का मतलब इंडियन नेवल शिप। वागिर क्या है? ये क्या है INS वागिर? तो ये है आपका कलवरी क्लास सबमरीन। तो क्या है? दिस इज सबमरीन। क्लियर? और ये ध्यान रखना बच्चों, इसका निक नेम शैंड शार्क भी बोलते हैं, इसको शैंड शार्क। ठीक है, इसको शैंड शार्क भी बोलते हैं। और जब भी इनके नाम के सामने लगा देते हैं कलवरी स्कॉर्पियन क्लास, इस तरह से कलवरी। तो ये एक्चुअली कलवरी आप देखोगे, जब भी देखो कलवरी क्लास बोलते हैं इनको। कलवरी का मतलब एक्चुअली क्या है? ये होता है कि टाइगर शार्क, मतलब टाइगर शार्क बोलते हैं इसको। इसका लिटरल मीनिंग ये होता है। और मतलब टाइगर शार्क डीप सी प्रीडेटर, सी में जाके अंदर मतलब शिकार करने वाला। अगर बात करें हमारी नेवी की बात हुई तो नेवी के चीफ अभी कौन है? हालांकि जब आपका एग्जाम हो क्या पता बदल जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं है, अभी तो नहीं दिख रहा उनका, बट आपको एक रिलेट करके चलना है। तो अभी कौन है? आर हरि कुमार। और इंडियन नेवी डे मनाते हैं हम 4 दिसंबर को, इसको भी जरा याद कर लो। वैसे तो 4 दिसंबर को बहुत सारे डे होते हैं, लेकिन आप इसको याद कर लो, 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन रेलवे इंट्रोड्यूस अ न्यू टेक्नोलॉजी नेम टू रन मोर ट्रेन ऑन एग्जिस्टिंग रूट्स। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंडियन रेलवे ने इंट्रोड्यूस कर दिया कि एक ही रूट पे हम बहुत सारी ट्रेन और चला सकते हैं। तो कौन सी है भाई? ये है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग। तो क्या है? ऑटोमेटिक, एम इज ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग। इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएंगे, जो भी कोई सामने से ट्रेन वगैरह जो भी होगा, इस तरह का प्रोसेस होगा। अब ध्यान रखना, ये कहाँ से कहाँ? ये गाजियाबाद में स्टेशन है, पंडित दीनदयाल जंक्शन है गाजियाबाद में। और ये फजलपुर स्टेशन प्रयागराज तक चल गया पहला। ठीक है, तो ये जो ABS टेक्नोलॉजी है वो गाजियाबाद का कौन सा? दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, गाजियाबाद से लेके GZ से लेके, और प्रयागराज में एक फजलपुर स्टेशन है, वहाँ तक लगभग 762 किलोमीटर का एक ट्रैक है। उस पे जो ये आपका जो नई टेक्नोलॉजी है इसको यूज किया गया है, इसको इंस्टॉल किया गया है। क्लियर? तो अभी रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव। इनका भी याद रखना, अश्वनी वैष्णव इज आवर करंट यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज। ठीक है। साथ में अगर बात आ जाए क्वेश्चन की भारत की जो पहली ट्रेन थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो बच्चों भारत की पहली ट्रेन बॉम्बे में भी किससे? बोरीबंदर स्टेशन से, बोरीबंदर क्लियर स्टेशन से थाने तक चली थी, मुंबई में थाने तक। और इसकी दूरी थी आपकी 34 किलोमीटर।
ये सारा डेटा आपको याद रखना। पहली ट्रेन मुंबई से थाने, स्पेशल अगर बात करूँ तो बोरीबंदर से थाने। इसकी ये कितनी डिस्टेंस कवर करी, 34 किलोमीटर। 400 लोगों ने इसमें ट्रैवल किया। 34 किलोमीटर 21 मील भी, आप मील में भी याद रख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है इस तरह से। तो और ये चली थी 16 अप्रैल 1853। तो बस ये कुछ बातें हैं। आपको ट्रेन के जो फर्स्ट आता है ना, फर्स्ट से क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाता है और ये तो बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट है। ट्रेन की बात हुई है, चलिए। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द टेंट सिटी ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर इन। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने टेंट सिटी को इनॉग्रेट किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया है। वो कहाँ की बात हो रही, किस शहर में? तो टेंट सिटी का इनॉग्रेशन किया है वाराणसी में। वाराणसी बेसिकली इसका टारगेट क्या है, इसका मकसद क्या है? टेंट सिटी का मतलब है जो गंगा किनारे के घाट है वहाँ पे जो टूरिज्म है उनको एक अकोमोडेशन प्रोवाइड करना टूरिस्ट को, इसका मेन टारगेट ये है। और ये 3 महीने ये टेंट डिसमेंटल हो जाएंगे। 3 महीने तक, जब पानी गंगा का रिवर का जो वाटर लेवल है जब बढ़ जाता है तब ये डिसमेंटल कर दिया जाए। बाकी 9 महीने लगातार आपको टेंट की फैसिलिटी मिलेगी। मींस आप एकोमोडेट कर सकते हैं जाके, जैसे होटल में कमरे लेते हैं ऐसे आपको नहीं लेना, आपको इन टेंट में जाके आप बुक कर लीजिए, उनमें वहाँ रहिए। ठीक है, इस तरह से समझिए इसको। चलिए, तो टेंट सिटी कहाँ पे है? वाराणसी। बिकेम द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स वुमेन फाइटर पायलट टू पार्टिसिपेट इन एरियल वॉर गेम्स अब्रोड। तो पहली एयरफोर्स वुमेन फाइटर पायलट बनी है जो आपका वॉर गेम्स में, अब्रोड में वॉर गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगी। तो कौन? तो राइट आंसर इज अवनी चतुर्वेदी। कौन? अवनी चतुर्वेदी इज द राइट आंसर। अगर बात करें तो भाई अवनी चतुर्वेदी कौन थी, कौन है? ये इन्होंने इतिहास रचा था कब? जब इन्होंने सोलो फ्लाइट की थी, सोलो फ्लाई किया था इन्होंने मिग 21 विमान उड़ाने वाली सोलो सोर्टी। देखो विमान जब उड़ता है ना, तो जब इनकी ट्रेनिंग होती है तो उसको बोलते हैं सोर्टी। आपने मूवी वगैरह में देखी होगी। तो सोर्टी मतलब एक प्रकार से कहो तो अभ्यास कहो इसको, प्रैक्टिस। तो इन्होंने मिग 21 का सोलो सोर्टी कंप्लीट की थी 2018 में। तो इसीलिए ये पहली महिला बनी थी। और कहाँ पे? गुजरात में की थी इन्होंने। तो इसीलिए अवनी चतुर्वेदी, तब भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और अभी भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ये एरियल वॉर गेम में पार्टिसिपेट करने वाली पहली महिला बन गई है। आज तक अगर बात करें कॉम्बैट पोजीशन में, अगर बात करें बच्चों कॉम्बैट पोजीशन में बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ही केवल महिलाओं को अलाउ करता है। अगर लड़ाई में बात करें तो इंडियन एयरफोर्स, बाकी इंडियन आर्मी या नेवी महिलाओं को इस पोजीशन पे डिप्लॉय नहीं करते हैं। इंडियन एयरफोर्स करती है ओनली। और आज तक टोटल 17 फीमेल फाइटर्स हुए हैं पूरे इंडियन फोर्स में अब तक। ठीक है, ओनली 17 फीमेल फाइटर्स। फर्स्ट एवर 3D प्रिंटेड डिवेलिंग यूनिट हैज बीन इनॉग्रेटेड इंडियन आर्मी एट विच प्लेस। 3D प्रिंटिंग डिवेलिंग यूनिट का मतलब क्या है कि भाई ऐसे घर बनाए जाएंगे जो 3D, मतलब एक प्रकार से जैसे 3D प्रिंटिंग होती है, जब प्रिंटिंग से हम पेपर निकालते हैं, ऐसे घर को भी एक प्रकार से मशीन से सीधा बनाया जाएगा। घर बनाने वाला प्रिंटर, ऐसा प्रिंटर जो आपको घर बनाएगा, ऐसी मशीन जो घर बनाएगी सीधी। तो ये कहाँ पे इंडियन आर्मी ने इसको डिप्लॉय किया, इंडियन आर्मी ने इनॉग्रेट किया, कहाँ पे? तो राइट आंसर इज अहमदाबाद गुजरात। और ये किसने? MES, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि जब आपका सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन हो जाएगा तब आप MES में भी जाएंगे। MES मीन्स मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। बहुत सारे बच्चे इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में। क्लियर? तो ये हो गया अहमदाबाद। व्हाट इज द अटैकिंग रेंज ऑफ परले मिसाइल? तो परले मिसाइल शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। क्लियर? इनको बोलते हैं SRBM, मतलब SRBM मीन शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, सरफेस टू सरफेस। तो पृथ्वी, नॉट पृथ्वी, हाँ यस, पृथ्वी इज ऑल्सो अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, बट वी आर टॉकिंग अबाउट परले। तो परले की रेंज कितनी है मैक्सिमम? तो परले की रेंज है 500 किलोमीटर। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी का भी सफल परीक्षण किया है, तो पृथ्वी का कितना है? 250 से 350 रेंज है किसकी? आपका पृथ्वी की। पृथ्वी सेकंड,
पृथ्वी सेकंड है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, हु इज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया एट यूएन। तो यूनाइटेड नेशन में जनवरी 2023 को तक कौन है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव? तो कौन है? रुचिरा कंबोज। कौन है? रुचिरा कंबोज। और यूएन चीफ कौन है? एंटोनियो गुटारेस। और यूनाइटेड नेशन डे कब मनाते हैं हम? 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाते हैं, ठीक है। कहाँ है यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए, ब्रिटिश पीएम एंड हिज जापानीज काउंटर पार्ट। तो ब्रिटेन के पीएम कौन है और उनके जापानीज पीएम? उन्होंने एक डिफेंस एग्रीमेंट इन लंदन में साइन किया है रिसेंटली, जनवरी के मंथ में ही। तो एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है जापान और ब्रिटेन के बीच। तो इनके पीएम कौन है? तो देखो, ब्रिटिश पीएम तो कौन है? ऋषि सुनक। तो दो ऑप्शन में है ऋषि सुनक। और जापानीज में कौन है? फूमियो किशिडा। तो राइट आंसर क्या हो गया? ये वाला। दिस इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। जो बाइडेन कहाँ के? अमेरिका के प्रेसिडेंट। एंथनी अल्बनीज कहाँ के हैं भाई आपके? ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। एज पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इज ऑफ विच कंट्री? बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो बराक ओबामा है, इनकी एक बुक है अ प्रॉमिस्ड लैंड। ये याद रखना जरा, ठीक है। चले, एज पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इज ऑफ विच कंट्री? तो दुनिया में मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट किस देश का है? तो किस देश का है भाई? देखो, तो राइट आंसर इज जापान। जापान का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा मजबूत है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखो, जापान के पासपोर्ट का जो स्कोर है बच्चों, वो है 193। मतलब जापान के लोग 193 देशों में विदाउट पासपोर्ट वीजा के जा सकते हैं। अगर पासपोर्ट मांगा भी जाएगा तो उनका एयरपोर्ट पे ही तुरंत बन जाएगा। उनको पहले से लेके बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, 2-3 महीने पहले कोई प्रोसेस नहीं है। वो किसी भी देश में जाते, जैसे जापान के लोग भारत में आते हैं तो उनको कुछ नहीं, अपने जैसे नॉर्मल हम लोग अपने भारत में घूमते तो वो ऐसे ही इंडिया में आ सकते हैं। उनको कुछ भी आवश्यकता नहीं है, उनको अपना एक सिटीजनशिप कार्ड दिखाना होगा, बस, नथिंग एल्स। इतना मजबूत है जापान का पासपोर्ट। अगर बात करें ये हेनले जो कंपनी है, कहाँ की? यूनाइटेड किंगडम की है, इंग्लैंड की। बट व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया का पासपोर्ट कितना मजबूत है? तो इंडिया का पासपोर्ट है भाई 85th रैंक है। और हम कितने देशों में जा सकते हैं? और हम 59 कंट्रीज में विदाउट वीज़ा घूम सकते हैं, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इस तरह के। तो 59 कंट्रीज में हम विदाउट पासपोर्ट ट्रैवल कर सकते हैं। क्लियर? चलें, भाई अगर आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, देहरादून अनवोदय विद्यालय, इनमें से किसी स्कूल एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे हॉस्टल को आप विजिट कर सकते हैं। प्रॉपर फैसिलिटी आपको मिलेगी, सारी चीज़ें अवेलेबल है, बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। ध्यान रखना, हम लोग एक लिमिटेड बच्चों को लेते हैं। एक टेस्ट होगा आपका, और टेस्ट में अगर क्वालिफाई करिए फिर यहाँ से सिलेक्शन करा के भेजेंगे। थोड़ा सा हमें पहले ही बच्चे को हम ठीक लेते हैं। मैं कहूँ बिल्कुल एकदम ख़त्म बच्चे को बिल्कुल नहीं, फेल हो जाता है बच्चा। मीडियम बच्चा चाहिए हमें, टॉपर भी नहीं चाहिए। टॉपर भी हमारे यहाँ नहीं होते, टॉपर तो यहाँ से बनते हैं। हमें बिल्कुल मीडियम से भी थोड़ा लो भी चलेगा बच्चा, बिल्कुल जीरो तो नहीं चलेगा, देखो उस पर तो वर्क करना, उसमें टाइम लगता है। लेकिन मीडियम से थोड़ा लो बच्चा अगर हमारे पास आता है तो हम उसका सिलेक्शन करा के भेजेंगे। टॉपर हमें नहीं चाहिए। एशियाज फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड हाइड्रोजन ट्रेन, तो एशिया की पहली और वर्ल्ड की सेकंड हाइड्रोजन ट्रेन किस कंट्री ने स्टार्ट करी? तो राइट आंसर इज चाइना। चाइना ने स्टार्ट करी। अगर मैं भारत की बात करूं, देखो सबसे पहले चाइना की जो हाइड्रोजन ट्रेन है 600 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। अगर बात करें देखो वर्ल्ड की सेकंड तो वर्ल्ड की फर्स्ट किसने करी? तो वर्ल्ड की फर्स्ट हुई किसने? जर्मनी ने स्टार्ट करी थी वर्ल्ड की फर्स्ट, जो 1175 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। चाइना की 600 किलोमीटर है, ये 1175 है। भारत की क्या पोजीशन है हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में? भारत की पोजीशन, अवर रेलवे मिनिस्टर ने कहा है, अनाउंस किया उन्होंने, अश्विनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि दिसंबर 2023 तक भारत में हाइड्रोजन ट्रेन आ जाएगी। क्लियर? इंडिया विल गेट इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन इन दिसंबर 2023। UAV इज वाइडली नोन एज ड्रोन, तो UAV को हम क्या बोलते हैं? ड्रोन बोलते हैं। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UAV? तो UAV का फुल फॉर्म क्या है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, तो बेसिकली
एक प्रकार से छोटे एयरप्लेन होते हैं, इनमें कोई आदमी नहीं होता, ड्रोन ही होते हैं। और आजकल ड्रोन का यूज बहुत ज़्यादा हो गया है, इंडियन आर्मी वगैरह भी यूज कर रही है हर जगह। तो बी इज द राइट आंसर। क्रिस हिपकिंस बिकेम द पीएम ऑफ विच नेशन इन जनवरी 2022? तो कौन सा नेशन है? दैट इज न्यूजीलैंड, दैट इज न्यूजीलैंड। और ध्यान रखना, न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन, वेलिंगटन। डॉक्टर बीवी दोशी, तो बालकृष्णन वी दोशी पास्ड अवे इन जनवरी 2023। ही वॉज रिनोन्ड, इनको पद्म विभूषण भी मिला है, डॉक्टर बीवी दोशी को पद्म विभूषण भी मिला है। इस साल का पद्म विभूषण किसको मिला है? बीवी दोशी को मिला है, साथ में मुलायम सिंह को मिला है, तो इनको मिला है। तो इनका निधन हुआ। इनका संबंध किस सेक्टर से था? ही वॉज आर्किटेक्ट, वो क्या थे? आर्किटेक्ट थे। क्लियर? तो राइट आंसर इज आर्किटेक्ट। और एक व्यक्ति का और निधन हुआ था, वो इंपॉर्टेंट है, पेले। तो पेले फुटबॉलर, पेले का संबंध किससे? सोकर, सोकर को क्या बोलते हैं? फुटबॉलर। और कहाँ से? ब्राजील से। ये आपको याद रखना भी, इस पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके RIMC में आने के। पेले का निधन हो गया आपको पहला। पेले का संबंध किससे है? सोकर यानी फुटबॉल से। और कहाँ से है? ब्राजील से। क्लियर? चलें। Who was crowned द मिस यूनिवर्स 2022? तो मिस यूनिवर्स 2022 का ताज किसको मिला? तो पहले थी हरनाज संधू, तो हरनाज संधू से अब ट्रांसफर हो गया कौन? इस पे आर बोनी गैब्रियल। ये कहाँ की है? ये है USA। ये कहाँ की है? USA। क्लियर? अगर मैं बात करूं तो भारत में किसी को मिला है मिस यूनिवर्स आज तक? देखो, तो हरनाज संधू हो गया। और उससे पहले सबसे पहले किसको मिला था? सुष्मिता सेन, एक्टर सुष्मिता सेन को 1994 में। क्लियर? सुष्मिता सेन को 1994। बात करें मिस वर्ल्ड की, तो मिस वर्ल्ड, पहली मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? मिस वर्ल्ड, ठीक है, मिस वर्ल्ड पहली कौन बनी थी भारत की तरफ से? रीता फारिया। फिर उसके बाद प्रियंका चोपड़ा 2000 में। और फिर उसके बाद ऐश्वर्या राय भी बनी थी 1994 में, ऐश्वर्या राय बच्चन 1994। तो ये मिस वर्ल्ड है। सुष्मिता सेन कौन है? मिस यूनिवर्स है। क्लियर? ये आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी वॉन गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 फॉर द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग? तो कौन सी है? आपका SS राजमौलीज RRR, नाटू नाटू सॉन्ग के लिए मिला इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। क्लियर? चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस सेक्टर में दिए जाते हैं? तो ये फिल्म एंड टेलीविजन के सेक्टर में, फिल्म मूवीज वगैरह में मिलते हैं, ये याद रखना। हु वॉन द सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी? तो सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी किससे है एसोसिएट? ये है आपका क्रिकेट से। फॉर द ICC मेंस क्रिकेटर 2022। देखो, जो ICC का मेंस क्रिकेटर होता है उसको बोलते हैं सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये किसको मिला इस बार 2022 का? तो कौन? पाकिस्तान के क्रिकेटर बाबर आजम। राइट आंसर, पाकिस्तान क्रिकेटर बाबर आजम। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी है। देखो, ये तो हो गया ICC मेंस, जिसको बोलते हैं सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। लेकिन एक और होता है आपका वुमेन, मींस जैसे सर गारफील्ड आपका सोबर ट्रॉफी हो गया, ऐसे ही ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, उसको कौन बोलेंगे? उसको बोलेंगे रचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी। ये वुमेन कैटेगरी में हो गई, मींस ICC यहाँ मैन की जगह अगर वुमेन हो जाए तो ये हो जाएगा रचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी ICC वुमेन ऑफ द ईयर। तो ये किसको मिली? ये मिली नेट सीवर। नेट सीवर कहाँ की है? इंग्लैंड की है, इनको मिली है। ठीक है, क्लियर? नेट सीवर इंग्लैंड। क्लियर हो गया? ठीक है, तो वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? नेट सीवर इंग्लैंड। मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? बाबर आजम। ये तो बात दो हो गई। अगर आ जाए कि अब देखो ODI, अब बात आते हैं, देखो ये तो ICC का हो गया, ठीक है, मेंस क्रिकेटर ऑफ द पूरे साल का रहा। देखो ICC वुमेन भी हो गया आपका। अब आता है ICC आपका ये वाला देखो T20, ठीक है। ICC ODI पे आ जाइए, मेंस ODI। अगर ये तो ICC मैन हो गया ना, ODI करते, तो ODI भी किसको मिला? बाबर आजम को मिला ODI। ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर
भाई टेस्ट क्रिकेटर भी तो है, टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट का लिए किसको मिला, बेन स्टोक, किसको, बेन स्टोक, ठीक है। और आईसीसी T20 क्रिकेटर, T20 प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला, एस सूर्य कुमार यादव, T20 प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। आईसीसी T20 में किसको मिला, सूर्य कुमार यादव। तो ये सारी चीजें आपको एक बार इनको अच्छे से वीडियो को पॉज करके अपने दिमाग में सेट कर लेना और इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये तो अब इंटरव्यू बैच तो हमारे ओवर हो चुके हैं, ये हमारे इंटरव्यू बैच थे, और जब भी आप नेक्स्ट आपका इंटरव्यू होगा जो भी अगले साल के लिए उसको कर सकते हैं अवेल। चलिए, अमंग द फॉलोइंग वन पद्म विभूषण अवार्ड फॉर 2023। देखो भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन सा है, पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण किसको मिला भाई, इनको मिला, बालकृष्ण दोषी को, जाकिर हुसैन, एसएम कृष्णा, मुलायम सिंह यादव, चारों को मिला है, ठीक है। और बालकृष्ण दोषी मैं बता चुका हूँ, आर्किटेक्चर से संबंध था इनका, क्लियर, आर्किटेक्चर से संबंध था। और जाकिर हुसैन, देखो भारत का जो पहला पद्म विभूषण है वो भी जाकिर हुसैन को ही मिला था, जाकिर हुसैन, ठीक है। मुलायम सिंह यादव ये समाजवादी पार्टी के फाउंडर थे, समाजवादी पार्टी। बालकृष्ण दोषी आर्किटेक्चर मैंने बता चुका हूँ। इस बार टोटल अगर मैं पद्म अवार्ड की बात करूं, देखो पद्म में भी कई तरह के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, तो कितने, तो टोटल मिले हैं इस बार 106 अवार्ड मिले हैं इस बार टोटल। उसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 क्या, पद्मश्री। पद्मश्री 91 याद नहीं करने, बस इसमें याद रखना कि पद्म विभूषण को याद कर लो, वो भी 1-2 ही, जहाँ सारे इसमें याद नहीं करने, पता चला 106 के 106 अवार्ड याद करने चले गए, पूरा जीवन चला गया और क्वेश्चन एक भी नहीं आया। ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। और पहले पद्म विभूषण अवार्डी कौन थे, प्लेयर, अगर मैं स्पोर्ट्समैन की बात करूं तो विश्वनाथन आनंद, ठीक है, विश्वनाथन आनंद थे पहले स्पोर्ट्समैन जिनको पद्म विभूषण मिला, इसलिए इसको याद रखना, पद्म विभूषण किसको मिला, पहले स्पोर्ट्समैन कौन थे, विश्वनाथन आनंद। चलें, बायो एनर्जी समिट 2023 वाज हेल्ड इन विच सिटी, तो ये कहाँ पे हुई, नई दिल्ली में। वीके सक्सेना यहाँ के कौन है, आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसके साथ में ऑटो एक्सपो समिट, देखो ये तो बायो एनर्जी है, एक ऑटो एक्सपो समिट कहाँ पे हुई, वो नोएडा में हुई, ग्रेटर नोएडा, ठीक है, ग्रेटर नोएडा यूपी में। और बात करें अगर हमारे मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कौन है, मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी। बेसिकली इसकी, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखो क्लीन एनर्जी, बायो एनर्जी का मतलब है क्लीन एनर्जी, पोल्यूशन को कम करना। इसकी थीम थी एनर्जी ट्रांजिशन सॉल्यूशन फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, मतलब सीधी सी बात है कि ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करो जो कम से कम पोल्यूशन करे। इन विच सिटी द आर्मी डे सेलिब्रेशन टुक प्लेस फॉर 2023, तो आर्मी डे सेलिब्रेशन किस सिटी में कंडक्ट किया गया, तो आर्मी डे पहले तो ये पता होना चाहिए कब होता है, 15 जनवरी को। तो कौन सी सिटी, दैट इज बेंगलुरु, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। और बेंगलुरु में क्यों, क्योंकि देखो जो आर्मी के पहले चीफ है ना, केएम करियप्पा, ये कहां से, ये मेडिकेरी कर्नाटका से बिलोंग करते थे। इनका जन्म कहाँ पे, मेडिकेरी कर्नाटका, और कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, वहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया गया आर्मी डे को, आर्मी सेलिब्रेशन को। पहली बार ऐसा हुआ कि इसको आउटसाइड दिल्ली सेलिब्रेट किया गया, पहली बार है ये। आर्मी चीफ कौन है, मनोज पांडे कौन है, आर्मी चीफ। और ये जो केएम करियप्पा बने थे, ये आर्मी चीफ बने थे आफ्टर इंडिपेंडेंस से, पहले आर्मी चीफ है ना। तो इससे पहले इन्होंने चार्जेस किससे लिया था, इनका चार्ज लिया था इन्होंने आपका फ्रांसिस रॉय बूचर, क्लियर। इन्होंने 1949 में केएम करियप्पा बने थे, इससे पहले ये ब्रिटिशर्स थे। आजाद तो 47 में हो गया था भारत, लेकिन उसके बाद भी तो अंग्रेजों की हुकूमत रही 2 साल तक। साइक्लोन 1 इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, तो किसके बीच में हुई साइक्लोन 1 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में, हुई इंडिया एंड इजिप्ट। इंपॉर्टेंट है भैया, पहली बार हुई है, फर्स्ट है। इज द इंडिजिनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ इंडिया, तो देखो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में मोनोपोली है, एक तो आपको एंड्रॉयड मिलेगा, सारे में एंड्रॉयड ही है, और दूसरा iOS,
तीसरा कोई मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आप नहीं देखोगे जनरली। तो इस मोनोपोली को, इस डिपेंडेंस को कम करने के लिए भारत ने अपना लॉन्च कर दिया, दैट इज भरोसा। अगर मैं इसमें ए जोड़ दूँ तो, अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर ने कहा था अगर इसमें ए जुड़ जाए तो भरोसा बन जाएगा ये, तो भरोसा है इसमें भारत वाला। तो क्या है, भार ओएस या भारत ओएस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको जैंड कोप्स आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है विद द हेल्प ऑफ आईआईटी मद्रास। इंक्यूबेशन स्टार्टअप आईआईटी मद्रास, वहां से डेवलप हुआ है। वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी, तो कौन सी सिटी में? तो राइट आंसर इज तिरुवनंतपुरम, द कैपिटल सिटी ऑफ केरला। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट? एनी स्क्रिप्ट रिटन बाय हैंड्स, जब आप हाथ से किसी लिपि को लिखते हैं तो उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, चलें। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एससीओ, और एससीओ का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दिस इज एससीओ। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है भाई आपका बीजिंग में, तो राइट आंसर इज बीजिंग, नॉट ताशकंद, इसको बीजिंग कर लीजिए। ठीक है, बीजिंग। और आपको ये पता होना चाहिए भाई संघाई ऑपरेशन, इसमें कितने मेंबर है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने मेंबर है टोटल। पहले तो इसका हेडक्वार्टर तो इंपॉर्टेंट है ही, कितने मेंबर है, इसमें टोटल है 8 मेंबर। कब बनाए? 15 जून 2001 में। 8 मेंबर है, आठों के आठों नाम पता होने चाहिए। कौन से हो गए? देखो चाइना एक, तो पहले तो चाइना को क्लियर करो जिसका हेडक्वार्टर यहाँ पे है। रशिया करो, फिर सेंट्रल एशियन के 4 ले लो, मतलब ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, 4 ये हो गई। और फिर पाकिस्तान एंड इंडिया, 2 to 4 to 6 8, तो ये 8 है इसके मेंबर। इसमें से पाकिस्तान और इंडिया बाद में जुड़े, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जब ये बना तब ये थे, अभी इंडिया और पाकिस्तान तो बाद में ऐड हुए इसमें। तो आज की डेट में इसके 8 मेंबर कंट्रीज हैं, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज द, बस ये आपको याद रखना है। चलिए, विच सिटी होस्टेड द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 किसने होस्ट किया? द राइट आंसर इज भोपाल, भोपाल। और थीम क्या था? मार्चिंग टुवर्ड अमृत दहाल, नहीं काल करिए, अमृत काल, विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, अमृत काल। अमृत काल का पीरियड कौन है? देखो आजादी के 75 से लेकर 100 वर्ष का टाइम जो है ना, दिस इज अमृत काल। क्लियर, दिस इज अमृत काल भाई। 2022 से लेके और 2000, अब इसमें 25 और जोड़ दीजिए, 47। ठीक है, तो ये अमृतकाल चल रहा है, आज़ादी के 75 से लेके 100 साल का समय अमृतकाल है। ठीक है, भोपाल हो गया। और देखो ये इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इनका मतलब क्या होता है, ये क्यों मनाया जाता है इंडिया इंटरनेशनल साइंस? इसका मतलब होता है कि जो स्टेम है ना, स्टेम, वो हमारी लाइफ को कैसे इम्प्रूव करेगी, उसको कैसे बेटर करेगी। स्टेम मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, दैट इज स्टेम। क्लियर, ये स्टेम हमारी लाइफ को कैसे बेटर करे। आज का बर्निंग क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद, आंसर देना है भाई आपको। इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करता हूँ बर्निंग क्वेश्चन के फॉर्म में। आप RIMC, RMS, सैनिक, JNUST, इनकी अगर लाइव क्लास लेना चाहते हैं या आप हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो इन नंबर पे कॉल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन पे क्लिक करके रखो। अच्छे से इस वीडियो को देखना, 2 से 3 बार देखना, एक बार में कुछ नहीं याद होगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत टफ लेवल कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। तैयारी आपको मजबूत करनी होगी। थैंक यू।